हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 पर बात हुई, और सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के जो आरंभिक शब्द थे उन्हीं से बात को शुरू करना था। और अगर उससे बात को शुरू करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, जिसे पूछते पूछते आप सब जगह घूमते हैं और प्रारंभिक तौर पर वो बात समझ में ही नहीं आती कि आखिर किसी अपराध के लिए आपको कितने समय के भीतर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जो पुराना सब सेक्शन 2 था वो धारा 1 सबसेक्शन 3 हो गया, और उसमें लिमिटेशन के बारे में एक शब्द का भी प्रयोग नहीं हुआ है। उसने सीधे सीधे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोक जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अनुसार दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। समय की कोई बात नहीं है। और जो प्रक्रिया संबंधी विधियां ये हम देखते हैं, तो समय जो प्रावधानित किया है अपराधों के संज्ञान के संबंध में, वो केवल कुछ अपराधों के संबंध में प्रावधानित। इसका मतलब ये हो गया कि उन अपराधों को छोड़ने के बाद किसी भी अपराध के संबंध में संज्ञान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि अपराध से व्यथित व्यक्ति या अपराध को करने वाला यानी विक्टिम या ऑफेंडर, इनमें से कोई भी जैसे ही प्रकाश में आएगा, यानी अपराध की विद्यमानता, अपराध के होने के संबंध में जैसे ही जानकारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को मिलेगी, वैसे ही उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी जिसके ऊपर अपराध को किए जाने का आरोप है। और यदि वो अपराध का दोषी पाया गया है तो अपराध को हुए कितना भी समय बीत गया हो उसे दंडित किया जा सकेगा। और प्रत्येक व्यक्ति, और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति कह दिया तो इसका मतलब यह हो गया कि भारत की धरती पर विदेशी या देशी इस ढंग का कोई विभाजन नहीं होगा। और हमने कल चर्चा की थी कि इसका जस्टिफिकेशन कि विदेशी जिसे आपके देश की विधि मालूम भी नहीं, उसे भी आखिर इस संहिता के मुताबिक दंडित करने के पीछे जो जस्टिफिकेशन है वो क्या हो सकता है, क्योंकि विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कानून में कोई बात नहीं होती है। और ये बड़ा अनजस्टिफाइड लगता है कि एक व्यक्ति जिसे आपके यहां के कानून की जानकारी भी नहीं, उसे आप अपने देश के कानून के उल्लंघन हेतु दंडित करें, यह बात जस्टिफाइड नहीं लगती। लेकिन आपसे कहा गया था कि जब विदेशी हमारी धरती पर हमारे कानूनों का संरक्षण ये प्राप्त करेंगे तो हमारे कानूनों का सम्मान ये भी उनका कर्तव्य है, और वे हमारे कानूनों का सम्मान करें। और यदि नहीं करेंगे तो हम उन्हें दंडित भी करेंगे। जिन कानूनों का वो संरक्षण प्राप्त करेंगे हमारे यहां, उनमें से प्रत्येक की जानकारी उन्हें हो, यह भी नहीं होगा। हमारे देश के सारे कानून उन्होंने पढ़ थोड़ी रखे, लेकिन हमारे यहां के एक एक कानून का संरक्षण उन्हें मिलेगा, क्योंकि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 ये दोनों ही उन्हें उपलब्ध रहेंगे। और अनुच्छेद 14 विधि के समान संरक्षण का हकदार उन्हें भी बनाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 की जो भाषा है वो कहती है कि भारत के राज्य क्षेत्र में वहां ना तो व्यक्ति के संबंध में, ठीक है, और न ही किसी राष्ट्रीयता के संबंध में कोई संकेत है।
तो इसलिए जब आप संरक्षण पाएंगे तो विश्व वर्षा आप उस हमारे देश के कानूनों का सम्मान भी करेंगे। इसलिए सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का मतलब प्रत्येक व्यक्ति नहीं भी होगा। आपसे चर्चा की गई थी कि दूसरे देशों के जो संप्रभु होंगे वो हमारी धरती पर आएंगे और हमारे संप्रभु भी दूसरों की धरती पर जाएंगे, और ये दोनों के हित में है। बिना संप्रभुओं के आवागमन के आज की तिथि पर दुनिया का चलना संभव नहीं है। इसलिए संप्रभु जब एक दूसरे के देशों में जाएंगे तो वे अपने संप्रभु अधिकारों का त्याग करके दूसरे के देशों में नहीं जा सकते, क्योंकि वे संप्रभु हैं। और संप्रभु इसकी एक ही विशेषता है कि ये सबको आदेश देता है किंतु किसी से आदेशित नहीं होता। और न्यायालय संप्रभु के द्वारा स्थापित, और वो अपने देश के न्यायालयों की जो क्षेत्राधिकार है, उनकी जो अधिकारिता की सीमा है, उसके भी बाहर होता है। इसलिए पॉलिसी के नाते संप्रभु अगर हमारे देश में होंगे तो वे इस संहिता के प्रवर्तन से इस तथ्य के होते हुए बाहर रहेंगे कि इस सेक्शन में प्रत्येक व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद भी इस प्रत्येक व्यक्ति शब्द की सीमा में संप्रभु जो विदेशी हैं वे नहीं आएंगे, और हमारे देश के संप्रभु वो अनुच्छेद 361 के प्रभाव से इस संहिता के धारा 1 यानी सेक्शन 1 उसके सब सेक्शन 3 के प्रभाव से बाहर रहेंगे। और यही बात डिप्लोमेट्स के संबंध में बताई गई थी। जो राजदूत वे अपने संप्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजदूत इसका अपमान स्वयं उनके संप्रभु का अपमान माना जाता है, और यह परंपरा भी आज से नहीं है। यह परंपरा भी उस समय से है जब यहां राजकुल शासन करते थे, तब से। इसलिए चूंकि राजदूत संप्रभु का प्रतिनिधि है, इसलिए उसके संबंध में भी संप्रभुता जिन विशेषाधिकारों को प्रदान करती है वे प्रदान की गई, वे अधिकार प्रदान किए गए माने जाएंगे, और वो भी इस संहिता के प्रवर्तन से बाहर रहेगा। इसके अलावा कहा गया था कि अन्य देशी शत्रु ये अगर पाए गए भारत की धरती पर तो उन पर यह संहिता लागू नहीं होगी यदि वे जो अपराध कर रहे हैं वो कहता है युद्ध से संबंधित, तो क्योंकि भारत से युद्ध करना ये इतनी खतरनाक बात है कि उसके लिए आपको इस संहिता इसके द्वारा जो दंड प्रावधानित किए गए वे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपका कठोरता पूर्वक विचारण होगा। क्योंकि अगर आप युद्ध संबंधी अपराध में संलग्न हैं तो आपके पीछे एक देश की ताकत है। युद्ध आप देश के लिए करते हैं, और अगर आप सामान्य अपराधी हैं, आपने सामान्य अपराध किया तो वो या तो अपने लाभ के लिए आप करेंगे, या आपकी जो प्रतिहिंसा की भावनाएं किसी के प्रति जन्मी हैं उनको संतुष्ट करने के लिए आप करेंगे। तब आपके पीछे किसी देश की ताकत नहीं है। यहां आप मृत्युदंड भी दें, लेकिन वो
छोटा दंड माना जाएगा। अब आप कहेंगे मृत्युदंड से बड़ा दंड तो कोई होता ही नहीं, उसे छोटा इसलिए मानेंगे क्योंकि इस संहिता के अंतर्गत दंड देने के लिए उसके दोष को जो साबित किया जाएगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा विहित प्रक्रिया के मुताबिक उसके दोष को साबित किया जाएगा। और वहां जो आरोपी व्यक्ति है उसको अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पुलिस इसके बिफोर कन्फेशन है, साक्ष्य में अग्रह है, जबकि यह हो सकता है कि अगर आप युद्धबंदी हैं अर्थात आप पर युद्ध संबंधी कृत्य ये करने का आरोप है तो कन्फेशन बिफोर पुलिस ये एक्सेप्टेबल हो, ये संभव है। तब आपका कठोरता के साथ विचारण होगा। आपको याद होगा कुलभूषण जाधव के मामले में हमारी मांग थी कि उसकी सेना न्यायालय के द्वारा उसका विचारण नहीं, सामान्य न्यायालयों द्वारा उसका विचारण होना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे थे कि हम सैन्य न्यायालयों द्वारा विचारण करेंगे क्योंकि ये जासूस है। उनका कहना यह था ये युद्ध संबंधी अपराध ये कर रहा है, ये ज्यादा कठोर बात है। हालांकि हमने कूटनीतिक सफलता जरूर अर्जित की थी कुलभूषण जाधव के मामले में, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो जेल में हत्या ही करवा दी। ठीक है, और ये कह दिया कि कैदियों में लड़ाई हुई, मारा गया। और जो पॉलिटिकल मर्डर होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जब कूटनीतिक मोर्चों पर कोई देश हारता है वो यही करता है। ठीक है, कैदी लड़े और एक कैदी ने उसे मार दिया, हम क्या करें? अब जिस कैदी ने मारा हम उसका विचारण करेंगे। उसने क्या किया? सिर्फ हत्या, उसने युद्ध अपराध नहीं किया है। और उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगा? देश की सामान्य विधि के मुताबिक। और तब दोष को साबित करना किसका काम होगा? सरकार का, अभियोजन का। और अभियोजन के रूप में खड़ा कौन होगा? सरकार। और कत्ल किसने कराया? सरकार ने। तो फिर कितना निष्पक्ष विचारण उस व्यक्ति का होगा और उसकी सजा की गुंजाइश कितनी होगी, ये स्वयं अंदाजा लगाने की बात है। तो अन्य देशीय शत्रु अगर वो युद्ध संबंधी अपराध कर रहे हैं तो वे भी प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द सीमा से बाहर है। हां, अन्य देशी शत्रु कोई ऐसा अपराध कर रहा है जिसके कारण से युद्ध संबंधी अपराध उसने किया है, ये कहा ही नहीं जा सकता, तो वो अन्य देशी शत्रु है जरूर, लेकिन उसके कार्य का कोई संबंध उसके शत्रु होने से है ही नहीं। वो सिंपल एक अपराध कर रहा है। तब प्रत्येक व्यक्ति शब्द से जो शब्द है इसकी सीमा में है, अन्य देशी शत्रु भी माना जाएगा। यहां तक बात हम लोगों ने कल की थी। अब जो पुरानी आईपीसी में धारा 3 है और जो यहां सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 है, यह कहता है भारत से परे किए गए अपराध, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति, यहां भी भारत के नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं है, यानी विदेशी भी धारा 3 के इन शब्दों की सीमा में आ सकता है। और यहां भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो विदेशी है उस पर हम अपनी अधिकारिता का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? वो आएगा ही नहीं है। ठीक है, वो यहां जब आएगा ही नहीं है तो हम धारा 3 के होते हुए भी उसका बिगाड़ क्या लेंगे? ठीक है, वो तो विदेशी है और विदेश में बैठकर उसने अपराध किया। तो सवाल यह है कि हम
उसे आखिर यहां लाएंगे कैसे? और विदेश में जब उसने किया तो फिर उसका विचारण विदेश की विधि उसके मुताबिक होना चाहिए। हम तो लेना ही देना क्या है, लेकिन अगर पूरा पढ़ेंगे तो सारी बातों के उत्तर आ जाते हैं। कहता है भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। यानी धारा 3 लागू हो, इसके लिए पहली शर्त यह है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करे जो भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार अपराध गठित करता हो, और सिर्फ अपराध गठित करता हो इतनी बात नहीं है, उसे भारत में विचारण का पात्र बनाता हो। भारत में जब तक उसे विचारण का पात्र नहीं बनाता तब तक उस व्यक्ति को भारत में इस संहिता के मुताबिक बरता ही नहीं जा सकता, यानी उस व्यक्ति से इस संहिता के मुताबिक व्यवहार नहीं किया जा सकता। हम लोग देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे और आपका एबेटमेंट दुष्प्रेरण ये शुरू होगा, तो पुरानी धारा 108A थी और वो कहती है कि अगर विदेश में बैठकर आप कोई ऐसा दुष्प्रेरण करोगे कि उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप भारत में कोई अपराध किया जाएगा, तो वो व्यक्ति दुष्प्रेरक के नाते भारत में दंडनीय होगा, यानी अभिव्यक्त रूप से ये लिखा हुआ है किसमें? तत्समय प्रवृत्त विधि में, कि ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर बैठकर दुष्प्रेरण कर रहा है और भारत में उसके कारण से अपराध हो रहा है, तो वो भारत में दंडित किया जाएगा। अगर सिर्फ इतना ही लिखा हो कि दुष्प्रेरण का अपराध भारत से बाहर बैठकर किया जा सकेगा और आगे के शब्द न लिखे हों, तो संभव यह भी है कि धारा 3 के ऑपरेशन के क्षेत्र में वो व्यक्ति ना आए, क्योंकि जैसे बाल विवाह, इसमें आप विदेश की धरती पर शामिल हुए, ठीक है, आपकी किताबों में यही उदाहरण दिया है कि आप विदेश की धरती पर बाल विवाह में शामिल हुए, तो दुष्प्रेरक के नाते आप हिंदुस्तान में दंडित नहीं किए जा सकते, क्योंकि बाल विवाह को जो विधि दंडनीय बनाती है उसमें यह नहीं लिखा है कि ऐसा व्यक्ति भारत में दंडित किया जाएगा। तो जब तक कानून में स्पेसिफिकली प्रोवाइड न रहे तब तक धारा 3 का प्रवर्तन नहीं हो सकता। जरूरी यह है कि भारत की धरती पर वो दंडनीय होगा, यह बात तो समय प्रवृत्त विधि में लिखी होनी चाहिए, क्योंकि यहां बेयर की लैंग्वेज यही कह रही भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, यानी भारत के बाहर कुछ भी, कोई भी भारत का नागरिक या विदेशी कोई कुछ कर रहा है लेकिन वो भारत में विचारण का पात्र है। जैसे धारा 4 अभी देखेंगे, भारत का नागरिक अमेरिका में हत्या कर दे या कोई विदेशी भारत के वायुयान पे जो अमेरिका में खड़ा है वहां हत्या कर दे, या कोई विदेशी हमारे वायुयान पे नहीं,
बल्कि अमेरिका के एक पार्क में बैठकर हत्या का दुष्प्रेरणा करे और हत्या यहां हो जाए, तो धारा 108 के मुताबिक वो भारत में विचारण का पात्र हो गया। और अगर उसने भारत की धरती यहां अगर कोई अपराध किया तो धारा 4 के मुताबिक दोषी है ही है। धारा 4 क्यों, धारा 2 के मुताबिक, ठीक है, तब वो धारा 2 के मुताबिक दोषी है। और अगर भारत में रजिस्टर्ड है पोत या जलयान, इस पर कोई अपराध उसने कर दिया और वो विदेशी है, तो धारा 4 के मुताबिक वो विचारण का पात्र। भारत का नागरिक और उसने अमेरिका में कहीं भी कोई हत्या कर दी तो भी वो भारत में विचारण का पात्र है, यद्यपि उसने अपराध कहां किया, भारत से परे। ठीक है, क्यों स्पेसिफिकली धारा 4 ये कहती है कि भारत का नागरिक दुनिया भर में कहीं कोई अपराध करे वो भारत में विचारण का पात्र होगा। और धारा 2 स्पेसिफिकली ये कहती है कि कोई भारत की धरती पर अगर कोई अपराध करता है तो वो भारत में विचारण का पात्र है। यद्यपि धारा को 2 को 3 के संदर्भ में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धारा 3 क्या कहती है, भारत से परे किए गए अपराध। ठीक है, धारा 3 की जो शब्दावली है वो क्या कह रही, भारत से परे किए गए अपराध। और धारा 2 का संबंध, उसका संबंध किससे, भारत के भीतर किए गए अपराध। 2-3 मेरे मुंह से निकल रहा है आदतन, इसे आप सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ये समझते चलेंगे अपने आप। ठीक है, चूंकि धारा 1 सबसेक्शन 4 भारत से परे किए गए अपराधों का जिक्र कर रहा है, इसलिए मुख्यतः इस सेक्शन के साथ जो हम पढ़ते हैं वो पुराना सेक्शन 4 और वर्तमान में सबसेक्शन 5। भारत का नागरिक दुनिया भर में कहीं कोई अपराध करे तो उसने भारत से परे अपराध किया है, ये ठीक है, भारत से परे किया है। लेकिन धारा 4 के मुताबिक वो भारत में विचारण का पात्र है। और कोई विदेशी अगर भारत में जो पोत जलयान रजिस्टर्ड है उन पर कोई अपराध करे तो वो विदेशी है, इस तथ्य को ध्यान में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसने भारत में रजिस्टर्ड पोत जलयान इस पर अपराध किया है। और धारा 4 अभिव्यक्त रूप से इस विदेशी को भारत में विचारण का पात्र बनाती है, इसलिए यह विदेशी भारत में विचारण का पात्र होगा और इस संहिता के उपबंधों के मुताबिक उससे व्यवहार किया जाएगा। अब इस सब के बीच एक सिचुएशन और हो सकती है, विदेशी है, भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक है, भारत के भीतर अपराध करेगा, धारा 2 है, तब हमें 3 की जरूरत ही नहीं। विदेशी है, भारत के भीतर अपराध करेगा, तो हमें 3 की जरूरत ही नहीं, धारा 2 है, हम उसे दंडित करेंगे। भारत का नागरिक दुनिया में कहीं अपराध करे तो धारा 4 है, वो कहती भारत का नागरिक इसे हिंदुस्तान में दंड मिलेगा यदि हमारी विधि के मुताबिक वो अपराध कर रहा है, भले ही वहां की विधि के मुताबिक न भी कर रहा हो। जहां दुनिया में वो अपराध कर रहा है, भले ही उसका कृत्य दुनिया के उस हिस्से में अपराध न माना जाता हो, लेकिन अगर इस संहिता के मुताबिक वो अपराध है, ठीक है, और वो
वो यानी कौन? अपराध का कर्ता। वो भारत का नागरिक भी है, तो धारा 4 अभिव्यक्त रूप से उसे भारत में विचारण का पात्र बनाती है। तो धारा 3 और 4 इसे एक साथ पढ़ेंगे और भारत का नागरिक ये हिंदुस्तान में विचारण का पात्र हो जाएगा। जहां तक विदेशी का सवाल है, अगर विदेशी भारत में रजिस्टर्ड पोत जलयान या वायुयान पे कोई अपराध करता है तो धारा 4 के मुताबिक वो भारत में विचारण का पात्र है। तो धारा 3 और 4 इसके संवेद प्रभाव से वो विदेशी भी इस संहिता के मुताबिक दंड पाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब बस एक सिचुएशन बची, वो कौन सी? विदेशी है, विदेश में है और भारत में रजिस्टर्ड पोत जलयान वायुयान इस पे भी नहीं है, विदेश की धरती पर है और कोई ऐसा काम करता है जिसके कारण से वो भारत में तो समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में विचारण का पात्र नहीं है अभिव्यक्त रूप से, तो वो करता रहे, हमारा उससे मतलब नहीं है। ऐसे तो सब लोग अपने अपने देश में अपराध कर रहे हैं, वहां की सरकारें उनसे निपटेंगी, लेकिन वो विदेशी है, विदेश की धरती पर है, उसने अपराध किया है और वो अपराध ऐसा है जिसके लिए वो भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भी भारत में विचारण का पात्र है। अब अगर वो भारत में पा लिया गया, भारत में पा लिया गया, तो अब उसका भारत में विचारण होगा। ये कहां लिखा? पुरानी सीआरपीसी की धारा 188, ठीक है, जो बीएनएसएस में मेरे ख्याल है अगर 20 जोड़ देंगे तो 208 209 वहां कहीं पर होगी। तो वो भारत में विचारण का पात्र होगा। जरूरी क्या है? भारत में पा लिया जाए, ठीक है ना, और पा लिया जाए इन शब्दों में ये अंतर्निहित है कि वो अपनी इच्छा से पाया गया या अपनी इच्छा के विरुद्ध पाया गया, ठीक है। आ गया है ये शब्द नहीं लिखा है, पा लिया गया है ये शब्द लिखा है, ठीक है। चीजों में बहुत फर्क होता है। जैसे आएगा बेईमानी पूर्वक आप काम करते हैं, ठीक है, आप काम बेईमानी पूर्वक करते हैं, ठीक है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। इसके एक अर्थ तो इसका यह निकलता है कि आपने काम किसी को सदोष लाभ या किसी को सदोष हानि इसे कारित करने के आशय के साथ किया और उसे सदोष लाभ और सदोष हानि हो गया, ठीक है। इसका यह अर्थ यह भी निकलता है आपने इनके साथ बेईमानी पूर्वक काम किया है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने इनके साथ बेईमानी से काम किया जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें वो हानि हुई जो इन्हें नहीं होनी चाहिए थी, या आपको वो लाभ हुआ जो आपको नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आपको वो लाभ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब यह हुआ कि यू वर नॉट इंटाइटल्ड टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट एक्ट, मीनिंग देयर बाय यू हैव नो राइट, आपके पास कोई अधिकार नहीं था उस कार्य से लाभ प्राप्त करने का।
लेकिन आपने किया, इसीलिए तो आपके द्वारा जो लाभ प्राप्त किया गया उसे हम क्या करें, सदोष प्राप्त किया गया। क्योंकि कोई भी लाभ सदोष प्राप्त किया गया, ये कहा कब जाएगा, ये तब कहा जाएगा जब आप उस लाभ को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, आपको उस लाभ को प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। अन्यथा लाभ प्राप्त कर रहे तो निर्दोष लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सदोष थोड़ी प्राप्त कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं था, आपने कोई श्रम नहीं किया था, आपने कोई लेबर नहीं की थी, आपने कोई परिश्रम ये नहीं किया था उस लाभ को प्राप्त करने के लिए। लिखा हमने, कॉपी तुमने कर लिया, मेहनत हमने की और हमारा कंसीडरेशन, हमारा प्रतिफल तुम ले गए। ठीक है, प्रतिफल लेने का हक हमें था, आपको नहीं था, क्योंकि जो कुछ जरूरी था वह हमने किया और आपने लाभ उठाया। तो वॉट एवर यू हैव डन, वो कैसे, आपने सदोष वो प्राप्त किया, क्योंकि आप उसे प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। आपने हमें हानि पहुंचाई, आपको हमें हानि पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं, फिर भी आपने पहुंचाई, तो सदोष हानि आपने पहुंचाई है। आपको हमें हानि पहुंचाने का हक है, क्योंकि कानून हक दे रहा कि हमने इंक्रोचमेंट कर रखा तो गिरेगा ही। आप हमें हानि पहुंचा रहे हैं, बुलडोजर लगाकर गिरा रहे, लेकिन हानि सदोष नहीं है। ठीक है, तो हानि का पहुंचना, लाभ का होना, ये एक घटना है और इसका सदोष होना ये दूसरी घटना है। अब अगर सदोष लाभ या सदोष हानि इसमें से एक चीज भी हो रही है तो आप काम कैसे कर रहे हैं, बेईमानी से। अब अगर यह कहा जा रहा है कि आपने काम बेईमानी पूर्वक किया है, आपने काम बेईमानी पूर्वक किया है, इसके दो अर्थ। एक, आपने बेईमानी पूर्वक काम किया अर्थात सदोष लाभ या सदोष हानि पहुंचाना चाहा, लेकिन इन्हें पहुंची नहीं, तो भी आपका काम बेईमानी पूर्वक किया गया है, यही कहा जाएगा। यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि इन्हें सदोष लाभ या सदोष हानि नहीं हुआ इसलिए आपका काम बेईमानी से नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता। आपका काम बेईमानी पूर्वक ही है। ठीक है, और यह काम बेईमानी पूर्वक है, यह तब भी कहा जाएगा जबकि आपने बेईमानी से काम किया और एक्चुअली इन्हें सदोष लाभ पहुंचा, यह सदोष हानि हुई। शब्द प्रयोग बेईमानी पूर्वक आपने काम किया है, यही होगा। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी शब्द का कोई निश्चित अर्थ ये नहीं है, संदर्भ ये अर्थ को देता है। तो बेईमानी पूर्वक इस शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं हो सकता। आपने जान से मारने की नियत से फायर किया, चोट नहीं लगी, इससे आपकी नियत नहीं बदलती है। अगर चोट लगती, ये एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस थी, नहीं लगी, ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है। ठीक है, आपने बेईमानी से काम किया, इन्हें नुकसान हुआ, आपको लाभ हुआ, ये एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस है। कुछ नहीं हुआ, ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस। और एग्रावेटेड सर्कमस्टांस या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस ये दंड के प्रश्न पर सुसंगत होती हैं। जब आप किसी को दंड देते हैं तब यह महत्व की बात होती है कि क्या मामले में
एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। अपराध के होने के लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं होता। खैर, हम दूसरी ओर चले गए, खैर बताना वो भी है बेईमानी पूर्वक भी। यहां हम कह रहे थे 188 या 208 सीआरपीसी या बीएनएस जो कहती है कि जब ऐसा व्यक्ति जो भारत में विचारण का पात्र है, ये भारत में पा लिया जाएगा, ठीक है, भारत में पा लिया जाएगा, तो इसका विचारण भारत में होगा, ठीक है, भारत में आ जाएगा, भारत में लाया जाएगा, ये सारे शब्द नहीं है, पा लिया जाएगा। अब आप कहेंगे अगर किसी को बांध कर लाया जाए तो वो पा लिया जाएगा, लेकिन लाया तब भी जाएगा, ठीक है, तो लाया जाना और पाया जाना ये एक ही बात है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन कानून में ये दोनों बातें भिन्न हो जाएंगी, क्योंकि कानून में शब्द की जो आंतरिक भावना है उसके मुताबिक शब्द को व्याख्यायित किया जाता है। लाया गया है, इस शब्द की जो आंतरिक भावना है वो क्या है कि कानून की प्रक्रिया, ठीक है ना, कानून की प्रक्रिया, इसका सम्यक अनुसरण करके जब किसी को कहीं से लाया जाता है तो वो लाया गया ये कहा जाता है, और जब किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं ले जाया जाता है तो वो लाया गया ये नहीं कहा जाता, वो वहां बरामद हुआ, पाया गया, पकड़ा गया, ये शब्द आते हैं, ठीक है, तो दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं। हां, अगर आपने पाया गया इस शब्द का प्रयोग कर लिया तो उसमें लाया गया ये भी शामिल हो गया, आ गया इसमें ये भी हो गया, ठीक है। और अगर आप ये कहेंगे कि भारत के बाहर जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो यदि भारत में लाया गया तो उसका विचारण होगा, तो स्थिति यह होगी कि चाहे प्रत्यर्पण संबंधी विधि के अंतर्गत और चाहे किसी संधि और समझौते के परिणाम स्वरूप जब संबंधित व्यक्ति को हम ला पाएंगे तभी उसका विचारण कर पाएंगे। अगर यहां यह लिख दिया जाए कि जब वो आएगा तो फिर उसका विचारण उसी की इच्छा पर आधारित हो जाएगा, अगर वो कभी नहीं आएगा तो हम उसका विचारण कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम यहां यह लिख दें कि अगर वो भारत में पाया गया तो सारी समस्या खत्म हो जाती है। हम उसे जबरदस्ती, जैसे बेबी फिल्म में वो दिखाया था कि वो जबरदस्ती उठाकर यहां ले आए, अगर हम ऐसे भी ले आएंगे तो भी उसका विचारण वैध माना जाएगा और चलेगा, ठीक है, क्योंकि पाया गया, इस शब्द में लाया गया, आया, सारे शब्द शामिल हैं, क्योंकि पाया गया में किस ढंग से पाया गया इसका कोई भेद होता ही नहीं, इसीलिए शब्द प्रयोग वहां ये है। तो धारा 3 या सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 जिस सिचुएशन की बात कर रही है वो सिचुएशन तब है जबकि आप भारत से परे कोई अपराध करते हैं और भारत में तो समय प्रवृत्त कोई विधि आपको उस कार्य के लिए भारत में विचारण का पात्र बनाती है, तब आप इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यवहार किए जाने के योग्य हैं मानो आपका काम भारत के भीतर है। लेकिन जरूरी यह है कि तत्समय प्रवृत्त कोई विधि हो जो आपको भारत में विचारण का पात्र बनाती हो,
और आपका विचारण संभव कब होगा? जब आप भारत में पा लिए जाएं। जब तक पाए नहीं जाएंगे तब तक धारा 3 होते हुए भी हम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर धारा 3 न हो तो आप यहां पा भी लिए जाएं तो भी हम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 2 कहेगी भारत के भीतर और सेक्शन 4 कहेगा भारत का नागरिक, दुनिया का कोई हिस्सा, विदेशी तो भारत में रजिस्टर्ड पोत, वायुयान या जलयान। तो धारा 3 का होना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, धारा 188 का होना जरूरी है, यह धारा 208 बीएनएस का होना जरूरी है। जब भी हम बेयर बोले, विशेषकर बीएनएस और बीएनएसएस, तो आप जरूर मिलाएं, क्योंकि इतनी जल्दी हमें भी याद नहीं हो रहा बीएनएस और बीएनएसएस, और हमें अब कोई जरूरत भी नहीं बची याद करने की। हमें नहीं देना है एग्जाम, तो बेयर आप रटो, हमें सिर्फ ये बताना है कि जो लिखा है उसका मतलब क्या है, और वो हम बता रहे हैं। इसलिए अगर 208 या 188 नहीं होगी तो भी हम उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाएंगे जिसने भारत से परे कोई अपराध किया। और अगर वो हो और 3 ना हो तो भी हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए 3 यानी 1 सबसेक्शन 4, ठीक है, ये 188, 208 इन सब का होना और उसी रूप में होना जिस रूप में वे हैं, यही आवश्यक है। ठीक है, और सबसेक्शन 5 आप देखेंगे तो वो क्या कह रहा इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी भारत से बाहर और परे भारत का नागरिक, तो इस संहिता के उपबंध उस पर लागू होंगे क्योंकि वो भारत का नागरिक है। ठीक है, जब तुम यूक्रेन में होगे, जब तुम ईरान में होगे और वहां कोई आफत आएगी तो तुम यहां की सरकार से मांग करोगे। ठीक है, तो वहां रहकर तुम भारत की विधि का पालन क्यों नहीं करोगे? भाई अगर सब बातें हम छोड़ दें, सीधे सीधे इसी पर आ जाए, तो भारत के नागरिक पर भारत के बाहर भी भारत की विधियों का पालन करने का जो दायित्व तो रखा गया है वो गलत नहीं है। जब तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत की सरकार से, ठीक है, यानी भारत राज्य से संरक्षण प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत की विधि का सम्मान ये क्यों नहीं करोगे? तुम तो कम से कम भारत के नागरिक हो, तुमने तो भारत के प्रति राजनिष्ठा की सब शपथ ये लिए। जो संप्रभु हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने अस्थायी रूप से भी भारत के प्रति राजनिष्ठा की शपथ नहीं ली है, तो वो इस संहिता के प्रवर्तन से बाहर रहे हैं। ठीक है, इसका एक एडिशनल जस्टिफिकेशन ये भी हो सकता है कि हमने आपके प्रति राजनिष्ठा की कोई शपथ ली ही नहीं थी आपके राज्य क्षेत्र में घुसने से पहले, आपने अपने फायदे के लिए हमें अपने राज्य क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी, और हमने आपसे कभी नहीं कहा था कि हम अपने अधिकारों, हम अपने संप्रभु अधिकारों को छोड़कर आपके क्षेत्र में आएंगे, हमने कभी नहीं कहा था। इसके बाद भी आपने हमें प्रवेश की अनुमति दी। तो धारा 2 में प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द के ऑपरेशन से उन लोगों को बाहर करना समझ में आता है, लेकिन आप भारत के नागरिक, आपने यहां के राज्य के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली है। हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं दुनिया के किसी हिस्से में हो आपको इस विधि का पालन करना होगा? तो कहता है कि इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा,
और भारत में राष्ट्रीयकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, यहां शब्द किसी व्यक्ति आ गया, भारत का वायुयान है, भारत का जलयान है, भारत का पोत है, उस पर आप विदेशी हैं देशी हैं इससे मतलब नहीं, कोई बस व्यक्ति हैं आप और उस पोत में है, तो उस पोत पर होने के कारण आपको भारत की विधियों का संरक्षण मिल रहा है, तो आप देशी हैं विदेशी हैं इससे मतलब नहीं। और या तो आप संप्रभु या उसके दूत होते। आप जब यहां आते हैं संप्रभु या दूत से अन्यथा विदेशी के रूप में, तो आप हमसे वीजा लेते हैं, ठीक है। वीजा का मतलब हुआ हमने आपको अनुमति दी, और अनुमति में ये इंप्लाइड है कि हमारे घर की मर्यादा का आप पालन करेंगे, ठीक है। आप अपने घर पे कुछ भी करते हो, आप किसी घर जाते हैं तो कहते तुम अपने घर पे कुछ भी करते हो, यहां तुम्हें यही करना पड़ेगा क्योंकि आप अनुमति से आए। तो यहां भारत में राष्ट्रीयकृत पोत, जलयान या वायुयान है, उस पर कोई है विदेशी है विदेशी है इसका मतलब नहीं। तो संहिता के उपबंध और भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा, ये नई बात आई है क्योंकि अब कंप्यूटर इसी से सारा देश चलता है, चाहे वो रिजर्वेशन हो, ठीक है, चाहे इनकम टैक्स जमा करना हो, कुछ भी हो, देश की सारी व्यवस्था इसी से चलती है और वायरस कहीं से भी भेजा जा सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है, क्या क्या लागू है, इस संहिता के उपबंध, इस संहिता के उपबंध इन तीनों व्यक्तियों को लागू है। सेक्शन 4 ने विदेशियों के संबंध में अभिव्यक्त रूप से इस संहिता के उपबंधों को लागू कर दिया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पुरानी आईपीसी की धारा 108A का जो तत्स्थानीय उपबंध मिलेगा, यहां जो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, 108A को, ठीक है, जो 108A को का सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो वो प्रोविजन भी भारत में उस सेक्शन द्वारा वर्णित अपराध को अभिव्यक्त रूप से दंडनीय बनाएगा। इसलिए इन सारे अपराधों के संबंध में सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 और पुरानी आईपीसी का धारा 3 लागू हो जाएगा। अब आप 2, 3 और 4 इन्हें एक साथ देखें, 2, 3, 4 को एक साथ देखना ही चाहिए, तभी एक कंप्लीट कोड उभरता है। भारत की धरती पर देशी है विदेशी है कोई फर्क नहीं, केवल उन लोगों को छोड़ दीजिए जो पॉलिसी के नाते या अन्य किसी विशेष कारण से प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द की सीमा से बाहर हैं। उन्हें छोड़कर इस धरती पर अगर कोई भी इस संहिता द्वारा जिन कृत्य और लोपों को, जिन एक्ट एंड ओमिशंस को अपराध घोषित किया गया है वो करेगा, तो इस संहिता के उपबंधों के मुताबिक दोषी होने पर दंडित किया जाएगा। उसका दोष कभी भी पता लगे, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनके संबंध में बीएनएसएस की धारा 528, 529 आदि में मर्यादा विहित की गई है, उनको छोड़कर वो कभी भी पता लगे वो दंडित होगा। और जब भारत से परे किए गए अपराधों के संबंध में बात चलेगी तो भारत से परे 2 प्रकार के लोग अपराध कर सकते हैं, या तो भारत के नागरिक भारत से परे यानी विदेश में अपराध करेंगे, और या विदेशी भारत से परे अपराध करेंगे। तो भारत के नागरिक दुनिया में कहीं भी कोई अपराध करे, धारा 4 के मुताबिक उनके संबंध में इस न्याय संहिता की स्थिति वही है
जो धारा 2 के अंतर्गत वो भारत के राज्य क्षेत्र में उस अपराध को करते तो होती है। यानी दुनिया के किसी हिस्से में भारत का नागरिक यदि कोई ऐसा कृत्य या लोप करेगा जिसे संहिता के द्वारा अपराध घोषित किया गया है, तो इस बात का विचार किए बिना कि जिस स्थान पर उसने यह कृत्य या लोप किया है वहां की विधि उसे अपराध मानती है या नहीं है, इस विषय पर कोई विचार किए बिना वो यहां इस संहिता के अनुसार बरते जाने का पात्र होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने इस देश के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली है। आप इस देश की सरकार से अपेक्षा करते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में वो आपकी मदद करें, तो आप इस देश की विधि का सम्मान करेंगे भारत के नागरिक होने के नाते। दिस इज द जस्टिफिकेशन बियॉन्ड दैट। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो साहब तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, ठीक है, और वहां सऊदी अरब के कानून के मुताबिक हम तो इस काम के लिए दंडित होने योग्य थे ही नहीं। नो, वहां के कानून के मुताबिक आप दंडित होने योग्य हैं या नहीं है, इससे मतलब नहीं। यहां का कानून आपको शासित करेगा। अब भारत से परे विदेशी अपराध कर सकते, ठीक है, भारत से परे विदेशी अपराध कर सकते। तो भारत से परे अगर विदेशी अपराध करता है और भारत में तत्समय प्रवृत्त कोई विधि उस विदेशी को उस कृत्य के लिए भारत में विचारण का पात्र बनाती ही नहीं, तो हमें मतलब क्या? विदेशी है और विदेश की धरती पर है, अपराध करे या ठीक है पुण्य काम करे, वहां की सरकार जाने, हमसे क्या लेना देना, ठीक है। अब दूसरी स्थिति होती है, विदेशी है, विदेश की धरती पर है, यानी भारत से परे है, और कोई ऐसा काम करता है जिसके लिए भारत में तत्समय प्रवृत्त कोई विधि उसे भारत में विचारण का पात्र बनाती है। तो जब हम संप्रभु हैं, हम शक्तिशाली हैं, तो अगर हमने तुम्हें पा लिया भारत में तो हम तुम्हें क्यों छोड़े? तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कहां किया, हमें मतलब ही नहीं। आपने ऐसा किया जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि अभिव्यक्त रूप से मना करती थी और आपको उस कार्य के लिए भारत में विचारण का पात्र बनाती थी। ये ठीक है कि हम आपका विचारण तभी कर पाएंगे जब हम आपको पा लें। हम आपको पा नहीं पाए तो ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं। अगर हम आपको पा ही नहीं पाएंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो फिर हम कर ही क्या नहीं। लेकिन पा लिया तो हम आपसे निपटेंगे जरूर। और पाने के दो तरीके हो सकते हैं। जहां आप हैं वहां से संबंधों के आधार पर हम आपको पाले, अर्थात प्रत्यर्पण संबंधी विधि या संधि के माध्यम से हम आपको पाले हैं। और दूसरा वो तरीका जैसे बेबी में उठाकर ले आए, ये भी तरीका हो सकता है। और अगर ये तरीका अपनाया तो भी आप बचेंगे नहीं ये कहकर कि साहब ये तो हमें जबरदस्ती ले आए, ठीक है, और ये भारत के नागरिक है, इनने अपहरण किया। नो, ठीक है, अदरवाइज भारत का नागरिक उठाकर लाएगा और अपहरण का दोषी हो जाएगा, क्योंकि भारत का नागरिक तो हर जगह दोषी है, ठीक है। तो धारा 3 सपठित धारा 188 या 208 सीआरपीसी या बीएनएसएस भारत के नागरिक को, ठीक है, आपराधिक दायित्व से मुक्त करेगी और आपको भारत में पा लिए जाने के आधार पर विचारण का पात्र मानेगी, एक स्थिति। दूसरा, विदेशी ने भारत के परे अपराध किया, किंतु वो अपराध कहां किया है? भारत में रजिस्टर्ड पोत जलयान वायुयान पे। तब तो आप भारत में ही हैं ऐसे मान लेंगे हम, तब तो हम अपना पोत जलयान वायुयान उड़ाएंगे और अपने यहां ले आएंगे, ठीक है। और जहां वो उतरेगा वहीं आप पा लिए गए। इसीलिए हमने आपको बताया था
कि चाहे अबू सलेम आए हैं या कोई, उनका विचारण कहां होता है? दिल्ली, क्योंकि वहां से आते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे पर उतरे और वहीं वो भारत में पा लिए गए और वहीं उनका विचारण शुरू। अगर वो मुंबई में उतरे तो वहां शुरू हो जाएगा। तो आपका यही स्थिति, भारत के कंप्यूटर संसाधनों को यदि कोई लक्ष्य करता है भारत के बाहर से, तो देशी या विदेशी से मतलब ही नहीं। हम अगर उसे यहां पालेंगे तो आपका धारा 1 सबसेक्शन 5 इसके उपखंड गा, इसके मुताबिक वो भारत में विचारण का पात्र हो जाएगा और हम यहां उसका विचारण करेंगे। तो आप 2, 3 और 4 इसे जब एक साथ पढ़ेंगे तब बात एकदम क्लियर होती है, अदरवाइज बात एकदम क्लियर नहीं होती। स्पष्टीकरण, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अनुसार दंडनीय होता। लिखते ना तो भी चलता है, और इसे पढ़े बिना हमने लगातार बोला है कि आप भारत की धरती से बाहर हैं किंतु भारत के नागरिक हैं। कोई ऐसा काम करते हैं जो इस संहिता के मुताबिक अपराध है, भले ही वहां की विधि के मुताबिक अपराध है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। और स्पष्टीकरण वही है जो धारा में दिखाई दे, यही उसने लिखा। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अनुसार दंडनीय होता। मीनिंग देयर बाय, भले ही वहां दंडनीय है या दंडनीय नहीं है, इससे मतलब नहीं है। इस धारा में अपराध शब्द की व्याख्या के लिए, ठीक है। तो ये स्पष्टीकरण न भी हो तो भी बात वही रहेगी। और दृष्टांत आप देखेंगे तो ये दृष्टांत अक्सर आपको प्री में रखा मिलता है। कहता यह जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, भारत का नागरिक है ना, भारत का नागरिक है, बात खत्म। कहां रहेगा इससे मतलब ही नहीं। आपने इस देश के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली है, आप भारत से बाहर इस संहिता के मुताबिक कोई दंडनीय काम करें, वो वहां दंडनीय समझा जाता है, नहीं समझा जाता, इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए, जहां पा लिया जाएगा, ठीक है। हत्या के लिए विचारित तो दोषित किया जा सकता है। भारत के अंदर करता तब तो ठीक है, तब तो जुडिक्शन लागू होता क्योंकि भारत के अंदर किया है। लेकिन चूंकि भारत के बाहर है तो लोकल जुडिक्शन संबंधी जो सीआरपीसी में और बीएनएसएस में प्रोविजन है 177 से लेकर 189 तक के, और 187 अब वर्तमान में होगा, जो भी है वो जुडिक्शन के प्रोविजन लागू हो ही नहीं सकते क्योंकि आपने भारत के बाहर किया है ना। तो आप विदेशी हैं या देशी, भारत में जहां पा लिए जाएंगे वहीं आपका विचारण किया जाएगा। तो 2, 3 और 4, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, 4 और आपका 5, ये एक साथ पढ़े जाते हैं। आज बात यहीं तक रखेंगे, शेष बात कल करेंगे।